अजलान शाह ये सब खतरे से खाली नहीं। ख्याल करना कि कुछ मिले, कुछ ना मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चीफ ने कहा था कॉल पर अजलान से, जो चौधरी के फार्म हाउस जा रहा था इतनी देर रात। सर मुझे हर तरफ से फार्म हाउस को कवर करना है, इतनी फोर्स चाहिए, अजलान शाह ने चीफ से कहा। साथ ही साथ एक नज़र वजदान मलिक को देखा, जो बेनियाजी से बैठा था फ्रंट सीट पर, जिसके चेहरे पर एक अजीब जज्बा देखने को मिला था उसे। रात के इस पहर नामुमकिन सी बात है अजलान शाह, डीआईजी साहब ने कहा, जिस पर अजलान शाह होंठ भींच गया और दोबारा स्पीकर से उनकी आवाज़ उभरी, सब्र करो, कल सुबह सब कुछ हो सकता है। अब के अजलान ने कहा, नो सर, सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, और सबको तफसील दे दी तो सुल्तान गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीच बहुत से गद्दार हैं, हमारे अपने आस्तीन के सांप हैं, कितने ही छुपे बैठे हैं हमें नहीं पता। आज तक चौधरी का हमें कहाँ पता था, कल कई और लोग मिलेंगे, शायद कल ना भी मिलेंगे हमें। सर आज उनकी इतनी सिक्योरिटी टाइट भी नहीं होगी, क्योंकि आज इस शहर के एसएसपी उनका टारगेट है। आज उनको अपने से ज़्यादा मेरी फ़िक्र है, और उनके हिसाब से मैं उनके शिकंजे में हूँ। अजलान शाह का लहजा मजबूत और अटल था। अजलान शाह, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझने की कोशिश करो यार, डीआईजी साहब ने सख्ती से कहा। सर मेरा जीना इतना ज़रूरी नहीं जितना उनका मरना ज़रूरी है, अजलान शाह सख्ती से कहकर कॉल काट गया, क्योंकि अब कहने और सुनने को कुछ नहीं रहा था। वजदान मलिक उसके चेहरे और उसके मजबूत इरादों को अच्छे तरीके से समझ गया था। फिर कुछ जांबाज ऑफिसर्स ने मिलकर बेहोश करने वाली गैस छोड़कर चौधरी की सिक्योरिटी को कमज़ोर बनाया। अजलान शाह और वजदान की ज़ाती कोशिशों का नतीजा था, जो कुछ ईमानदार ऑफिसर बर वक्त दस्तयाब हो गए उन्हें। ये भी उन्हीं की तरह हक पर डटे रहने वाले ऑफिसर थे, जो हुब्बुल वतनी का बेइंतहा जज्बा रखते थे। रात के 3 बजे सुल्तान के साथ चौधरी बैठा असलहे की डील के बारे बात कर रहा था। उस लम्हे वजदान और अजलान को देख उनके औसान खता हुए, क्योंकि बकौल चौधरी के उसने अजलान शाह को खूब शराब पिलाई थी पार्टी में, जिसमें ड्रग्स शामिल थे। फिर इतना जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है? वो दोनों दंग रह गए उन दोनों को देखकर। सुल्तान और चौधरी की लापरवाही का नतीजा था, जो उस वक्त वो दोनों उनके सामने थे। जिस वक्त अजलान ने गन निकाली और चौधरी को पकड़ा, एसएसपी ये मत करना, बहुत बुरा फंसोगे तो, मुझे जेल में ज़्यादा देर नहीं रख पाओगे, चौधरी ने घुर्राते हुए कहा। जानता हूँ, उसका भी हल है। फिर उसके फार्म हाउस से उसे बाहर लाया और जंगल की तरफ जाते रास्ते पर भगाया, पीछे से गोलियां मारकर चौधरी का काम तमाम किया। लम्हों में अजलान शाह ने उसका इनकाउंटर कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान को भी बाहर ले आया वजदान मलिक। सुल्तान पूरी कोशिश में था कि कुछ कर सके, पर नशे ने सारे आसाब शल कर दिए थे उसके। वजदान की आंखों के सामने बार बार फाइज का मासूम चेहरा आता और जहन में उसके अल्फाज गूंजने लगे। साथ साथ एक और मासूम चेहरा भी आया, महानूर का, जिसकी अजियत उसे शिद्दत से महसूस हुई। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को मारने का सुल्तान, आज तुम्हें इस मौत के खेल का मज़ा चखाना है, पर धीरे धीरे। वजदान का लहजा सख्त तरीन था, उसने भरपूर मुक्का जड़ा था उसके मुंह पर। वजदान फुर्ती से उस पर वार पे वार कर रहा था। वजदान ने भरपूर उस पर अपना हाथ साफ किया। सुल्तान की चीखों से जंगल गूंजने लगा। अधमुआ हुआ था वो इतनी मार खाकर। वजदान, मैंने तेरी पुलिस फोर्स के बंदों को मारा था दुबई में, तू भी मार और किस्सा ख़त्म कर, क्योंकि अगर मैं बच गया तो फिर तू जिंदा नहीं रहेगा। सुल्तान ने उससे मौत मांगी, जिस पर वजदान के चेहरे पर तंजिया हंसी आई। इतनी भी क्या जल्दी है सुल्तान शेख, वजदान बोलकर लात मार गया उसे। वो जो उठने लगा था दोबारा गिरा। मैं कहता हूँ मार मुझे और अपना बदला पूरा कर, मैं बच गया तो तेरी खैर नहीं फिर, सुल्तान गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी बर्दाश्त से बाहर था इस तरह मार खाना। इतनी जल्दी क्या है मरने की सुल्तान, फिलहाल तेरा वक्त खराब चल रहा है, उसको बदतरीन बनाने के लिए और खूब इंतज़ाम किया है हमने, वजदान ने गुस्से से कहा। अजलान के साथ काले लिबास में मलबूस महानूर को देखकर सुल्तान शौक हुआ था। उस लम्हे अजलान और वजदान ने उसे दरख्त से बांध दिया था। महानूर के हाथ में पकड़ा बेल्ट, जिससे वो बेइंतहा मारती चली गई रात के उस पहर उस जालिम को। जंगल में गूंजती उसकी आवाज़ें वहशतनाक बना रही थी जंगल के माहौल को। सुल्तान अजियत में घिरा उन तीनों से मौत मांग रहा था। इतनी जल्दी थक गए तुम, अभी तो मेरी कई अजियतों का हिसाब है तुम पर सुल्तान, महानूर ने कहा शिद्दत से, मगर वो हाँफने लगी थी इतना मार कर। महानूर, मुझे मार दो, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, मुझे मार दो, मुझे मार दो, वो बेबसी से बोला था, क्योंकि वैसे ही बदन जख्मों से चूर, उस पर बेल्ट की अजियत ही अजियत थी। मार, इतनी जल्दी नहीं, अभी रात बाकी है। उसी लम्हे अजलान ने उसे इंजेक्शन थमाया, जिसकी सुरिंज
एक एक जगह घोंप कर निकाल रही थी वो। सुल्तान की चीखें गूंज रही थी जिसे जिसे सुनने वाला कोई ना था। वजदान हैरान था। कुछ हद तक वो समझ रहा था जो उस पर गुजरी थी वही लौटा रही थी वो। भाई मुझे सहर होने तक इसे वही सब महसूस करवाना है। क्या इतना वक्त मिलेगा मुझे? महानूर ने अजलान से कहा। वक्त तुम्हारा है महानूर, जो चाहो करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अजलान और वजदान पुरसकून होकर अगले मरहलों पर काम कर रहे थे। सुल्तान दरख्त से बंधा हुआ था, उसकी दी अजियत से गुजर रहा था। वो पुरसकून होकर उसे अजियत पर अजियत दे रही थी। उसके चेहरे पर लौटता सकून उसके अंदर की वहशत की रिहाई का सामान कर रहा था। वो छुरी से उसके जिस्म पर जा बजा कट लगा रही थी। सुल्तान की चीखने की भी सलाहियत अब ना रह गई थी, क्योंकि चीख चीख कर उसकी आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उसने कई दफ़ा रहम की भीख मांगी, कभी खुदा का वास्ता दिया और कभी अपने किसी का वास्ता दिया, पर ऐसा लगता था जैसे वो बहरी हो गई थी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसे। ऐसा लग रहा था उसके रवैये से कि वो मगन अंदाज में जगह जगह से कट लगा रही थी उसे। आज मालूम हुआ कि जब हम किसी को अजियत देते हैं तो अंदर ही अंदर उसके आसाब भी हम मजबूत करते जाते हैं, जिसके कारण वो जब अजियत लौटाई जा रही होती है उसी शख्स के ज़रिए तो उसे ज़रा सा भी दर्द या एहसास नहीं रहता, जैसा महानूर के साथ आज हो रहा था। और जब सुल्तान चीख चीख कर थक गया तब महानूर ने गन उठाई, पर चाहकर भी गोली ना चला पा रही थी। शायद हिम्मत ना थी उसमें। लम्हों में उसके हाथों पे कपकपी तारी हुई जो पूरे वजूद को घेरने लगी। उसी लम्हे वजदान और अजलान दोनों उसकी तरफ बढ़े, पर वजदान आगे था। जाने क्यों अजलान के कदम ज़मीन ने जकड़े थे। वो ठहर गया। वजदान मलिक आगे बढ़ा और महानूर से बोला, मे आई हेल्प यू? महानूर ने इस्बात में सर हिलाया। वो बोली तो सिर्फ इतना ही। वजदान उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गया और फिर कई गोलियों की आवाज़ जंगल की खामोश फिजा में गूंजी थी। उस वक्त सफ़ाई हस्ती से नाम मिट गया था सुल्तान का, जो अजलान शाह की मौत बनकर आया था पाकिस्तान। खुदा ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी बड़ी सिक्योरिटी काम ना आई उसके, क्योंकि बादशाह अपनी सल्तनत छोड़ कर आया था, कमज़ोर बन गया था, कुछ काम ना आया उसके और बेदर्दी की मौत मर गया। वो शख्स जो खुद को सबकी मौत कहा करता था, उसके गरूर ने उसे मुंह के बल गिराया था। मकाफात अमल अटल है, सुल्तान के आगे उसका मकाफात ही आया था। महानूर ज़मीन पर बैठती चली गई। आज वो रो रही थी, पर कल के और आज के आंसुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि आज के खुशी के आंसू थे उसकी आंखों में। अजलान शाह ने उसे अपने गले लगा लिया। उस लम्हे वो अपने भाई के गले लगकर कितनी ही देर रोती रही। कुछ आंसू अपनी रिहाई की खुशी में बहाए थे उसने। वजदान उसे गाड़ी में डालता एक्सीडेंट केस बना गया, क्योंकि ये जाहिर करना था कि सुल्तान भाग रहा था। उन्होंने फायरिंग की, टायर पंचर करने की कोशिश की और स्पीड भी ज़्यादा थी। गाड़ी उलट गई और आग लग गई। सुल्तान और गाड़ी जलकर खाकस्तर हुए। गार्ड्स बच गए थे, साथ में काफ़ी असलहा, बारूद और ड्रग्स भी मिले। ये सब हकीकत में वहाँ मौजूद था, पर सुल्तान और चौधरी मारे गए। साथ चौधरी का सेक्रेटरी भी मारा गया भागने की वजह से। यूँ पाक ज़मीन को नापाक करने वालों का खात्मा हो गया था। उनका तरीका कानून के मुताबिक ना था, पर उस ज़मीन पर पाए जाने वाले गद्दारों की मौजूदगी की वजह से उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा, वरना कानून के सहारे रहते तो वो बाहर दोबारा आ जाते और अपने धंधों पर लग जाते। फजर की नमाज पढ़कर दोनों चीफ के पास आए। चीफ भी कुछ देर पहले ही नमाज से फारिग हुआ था। तीनों एक दूसरे के रूबरू थे जब अजलान शाह बोला, सर हमने बगैर कानून की परवाह किए उस सुल्तान और चौधरी को खत्म कर दिया है। अब आपको इख्तियार है जिस तरह की मर्जी कानूनी कार्रवाई करें। बस इतनी सी इल्तजा है कि बाकी ऑफिसर्स को कुछ ना कहा जाए। मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। अजलान शाह ने दो टोक लहजे में अपनी बात वाज़ेह की, जिस पर वजदान ने बोलना चाहा तो अजलान ने उसे टोका और बोला, सीनियर्स के बीच में बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा मैं तुम्हें। वजदान मलिक, हाँ, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने को तैयार हूँ। अजलान का लहजा और सख्त हुआ, पर अजलान शाह, वजदान ने फिर कहना चाहा तो दोबारा टोक आई सेड, अब के आईजी साहब बोले थे सख्त लहजे में। दोनों को टोक कर बोले, शट अप ऑफिसर्स, इसकी मैं खुद रिपोर्ट बना लूँगा और तुम लोग मेडल के हकदार हो, तुम लोगों को वही मिलेगा, समझे? अब लड़ना बंद करो दोनों। मुझे अपने दोनों पसंदीदा ऑफिसर्स हमेशा दोस्त के रूप में नज़र आने चाहिए।
एम आई क्लियर? उन्होंने आईब्राउ उचकाकर आखिरी लफ्ज बोले और वो दोनों एक साथ बोले, यस सर। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन दोनों को देखकर डीआईजी साहब मुस्कुराए। अगले दिन न्यूज़ में यही बातें गर्दिश कर रही थी। चौधरी और सुल्तान के मुलविस होने के सबूत टीवी पर दिखाकर एक सियासतदान की नाअहली को हाईलाइट किया जा रहा था। उसकी पार्टी के लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे। उनकी हुकूमत खतरे में पड़ गई। पार्टी के अगले इलेक्शन हारने की बात की जा रही थी। सरेआम तबसरे किए जा रहे थे। सुल्तान जैसे माफिया के बंदे का नाम इस पार्टी से जोड़ा जा रहा था। उसका पाकिस्तान में मारा जाना हैरत का मकाम था। 100 चैनल, 100 बातें, हर कोई अपना धंधा बढ़ा रहा था। सब अपना काम जोरों शोर से कर रहे थे। शाम को 5 बजे सबसे अजीब न्यूज़ चली पाकिस्तान में, जिसकी तस्दीक बीबीसी ने भी की कि सुल्तान के दुबई के पैलेस को धमाके से उड़ा दिया गया है। कुछ इस तरह तबाह किया है जो जानी नुकसान कुछ भी ना हुआ, सिर्फ महल तबाह हुआ। किसने और क्यों किया कुछ पता ना चला और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में गर्दिश करने लगी। सारिम ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो खुश हो जलीना, वो दोनों होटल में थे। सारिम सारा पैसा लोगों में बांट चुका था, सबको आज़ाद कर दिया था उसने। जैसे ही सुल्तान की बॉडी में लगे सेंसर पर उसकी हार्ट बीट आना बंद हुई, सारिम समझ गया सुल्तान मर चुका है, क्योंकि उस सेंसर से सिर्फ 2 लोग ही वाकिफ थे, एक सुल्तान और दूसरा सारिम। ये उनका तरीका था एक दूसरे के जिंदा होने के सबूत का। इसी कारण न्यूज़ आने से पहले वो सब प्लान तरतीब कर गया। सुल्तान और उसके असले बारूद को उसी महल में रखकर तबाह कर दिया और दौलत गार्ड्स और उन गुलाम औरतों में बांटकर सबको आज़ाद कर दिया। वो उसके साथ बैठी थी और हैरत से उस शख्स को देखकर बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो गया। और तुमने कर कैसे लिया ये सब, और क्यों? तुम चाहते तो सब पर कब्जा करके सुल्तान बन सकते थे, उसकी जगह ले सकते थे। सारिम, इतनी दौलत, इतना पैसा था, क्या जरा सा भी लालच तुम्हारे मन में नहीं आया? उसके एक एक लफ्ज में हैरत थी। जहाँ इश्क हो वहाँ लालच नहीं आता। जानती हो, मुझे तो बस ये डर था कि अगर ये बात फैल जाती कि सुल्तान मर चुका है तो कई और माफिया के लोग यहाँ कब्जा कर लेते, फिर एक और नया सिलसिला शुरू हो जाता जुल्म और वहशत का, जो मैं नहीं चाहता था कि फिर कोई जलीना या कोई महानूर या कोई रीमा इस सब का हिस्सा बने। ना किसी का शोहर, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई मरे। सारिम के एक एक लफ्ज़ में उसकी सच्चाई बोल रही थी। मुझे फ़ख्र है तुम पर सारिम, जलीना ने कहा। अब तो उसका हाथ थाम लो, अब तो मेरा इश्क मुझ पर ममनून नहीं रहा ना। मैंने अपना वादा पूरा किया जलीना, सुल्तान की सल्तनत तबाह कर दी। अब तो मुझसे शादी कर लो और मेरे इश्क को मुकम्मल कर दो। सारिम ने बढ़कर उसका हाथ थामा और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। उसकी मोहब्बत और अकीदत थी ये। अभी महानूर से माफ़ी मांगोगे तुम सारिम? जलीना ने अकड़ कर कहा। वो उसकी बात पर चौंक कर सर उठा गया जो एक और हुक्म सादिर कर रही थी उस पर। सर के बल या घुटनों के बल या नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी है, ये भी बता दो। जैसे तुम कहोगी ये सारिम वैसे माफ़ी मांगेगा, तुम बस हुक्म करो। सारिम जल्दी से बोला। वो उसके होंठों पर बेसाख्ता हाथ रख गई। बस जुबान से मांग लेना माफ़ी सारिम, वो मान जाएगी। इतना बता दो, मेरे दागदार वजूद को इतना ख़ास क्यों महसूस करवाते हो तुम? क्यों हर बात मेरी मानते चले जाते हो? वो दर्द से चूर लहजे में बोली थी। वो हैरान थी कि कैसा शख्स था जिसने कभी उसके जिस्म की चाह नहीं की। बस बेइंतहा जज्बात जागते तो उसका हाथ थाम लेता और उस पर अपना सर टिका देता। वो हैरान होती थी उसके इस अंदाज पर, क्योंकि तुम्हें ख़ास इस वजूद ने नहीं, मेरी मोहब्बत की नज़र ने बनाया है जलीना। सारिम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे मगरूर भी तुमने बनाया है सारिम, तुम्हारा इश्क की मेरी पहचान है। आज मैं आज़ाद हूँ हर उस बोझ से जो सुल्तान ने ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत करके रखा था। मैं कह सकती हूँ खुलकर कि मुझे तुमसे इश्क है। वो उसके हाथ थाम कर बोली। आज इश्क भी मुस्कुराया था, आज इश्क भी मुस्कुराया था उसके इस अंदाज पर। महानूर उसके साथ घर आ गई थी। सुमन को सारी हकीकत वो बता चुका था। बच्चे अपनी फुफ्फो से मिलकर खुश थे। फिर सुमन और अजलान की भरपूर तवज्जो ने उसे एहसास कमतरी के इस फेज से निकलने में मदद की थी। सुमन हैरान थी। अजलान शाह बच्चों और महानूर को भरपूर वक्त देता था, पर उससे सिवाय ज़रूरी काम के बात नहीं करता था। अब सुमन और सोनू अजलान के रूम में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि वक्त का तकाजा था, पर उनके बीच अब भी फासले बरकरार थे। कुछ देर बाद हैदर शाह, वलीद शाह और फुप्पो आए थे। कुछ दिन गांव ले जाना चाहते थे उसे। हैदर शाह ने सबके सामने अपनी गलतियां मानकर मुआफ़ी की इल्तजा की थी नूर से। उन्हें अपनी बेटी के साथ की ज़्यादती का एहसास था। महानूर के पास था ही क्या सिवाय मुआफ़ी देने के। उसने मुआफ़ करके दिल बड़ा करने का और होने का सबूत दिया।
कितनी देर फुफ्फो से लगकर अपनी शिद्दतें उनको बताने लगी, कितना उनको याद करती थी वो। फिर फुफ्फो के इसरार पर वो उनके साथ चंद दिन के लिए गाँव आ गई। जाते वक्त अजलान ने उसे मोबाइल दी और तलकीन की थी राब्ते में रहे उससे। वहाँ जाकर किसी ने उसके माजी का जिक्र नहीं किया, बस हैदर शाह उसे प्यार करते रहते थे। महानूर चाह कर भी उनको नहीं बता सकी कि अब उसके अंदर इस तरह के किसी भी जज्बे की तमन्ना बाकी नहीं रही। बस खामोशी और बेदिली से वो अपने बाप का प्यार समेटने लगी। यहाँ आकर उसे वलीद शाह की झूठी शादी की हकीकत पता चली। ज़रमीने उसकी बहन सारा सच उसे बता गई। ज़रमीने के माफ़ी मांगने पर महानूर ने उसे दिल से माफ़ कर दिया। 2 दिन वलीद शाह उसे देख खुद को सराप करता रहा। वो समझ कर भी अनदेखा कर गई। वो चुप था तो वो भी चुप थी। दोनों अपने अपने खौल में सिमटे हुए थे अब तक। महानूर की कमी महसूस हो रही है ना? सुमन ने अजलान से कहा। महानूर को अभी गए 1 दिन ही गुजरा था। सुमन ने अजलान से कहा। अभी महानूर को गए 1 ही दिन गुजरा था। खुदा ने मुझे इतना खूबसूरत रिश्ता दिया है, बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है। मेरे बच्चों के साथ उसका कोई मुखलिस रिश्ता मेरी तरफ से मेरे बच्चों के साथ उसका कोई मुखलिस रिश्ता मेरी तरफ से मेरे बच्चों को उनके साथ एक मुखलिस रिश्ता मेरी तरफ से अब जाकर मिला है। उनकी फुफ्फो। अजलान ने अपने दिल की बात कही सामने देखते हुए। जाने क्यों वो सुमन को देखने से गुरेज करता था आजकल। वो इतना पुरजोश था, थोड़ा बहुत उससे बात कर लेती। उससे जुड़े रिश्तों के सामने उसका भरम रख रही थी वो। अब तो उसके कमरे तक आ गई थी। यही बहुत था अजलान के लिए। सही कह रहे हैं आप, सुमन ने कहा। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए और अजलान उठकर जाने लगा, क्योंकि उसे वहशत होती थी इस खामोशी से। सुमन ने उसका हाथ थाम लिया। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। बैठ जाए, 2 मिनट आज मेरी भी बात सुन लें। आज सुमन का लहजा हमेशा से अलग था। ये हकीकत है, हमेशा नेहा हमारे दरमियान रहेगी। मेरी बातों में उसका जिक्र हमेशा रहेगा। वो मेरी दिल अजीज़ बहन थी। उसके जाने का दुख लफ्ज़ों में बयान से बाहर है। पर आज एक बात का मैं इतराफ़ करती हूँ, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना मैंने आपको समझा था। वो जो आपके और नेहा के बीच हुआ, उसके बारे में क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ज़्यादा बेबस थे या वो ज़्यादा बेबस, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जुल्म करते गए और वो बर्दाश्त करती गई आपका जुल्म। अगर आप गलत हैं तो नेहा भी गलत थी। अगर आप सही हो तो वो भी अपनी जगह सही रही होगी। शायद इश्क है ही ऐसा जज्बा जो सबसे सब करवा जाता है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। आप दोनों अपने अपने इश्क के हाथों मजबूर थे। मेरी बहन की डायरी सिर्फ आपके दिए गए जख्म रख्म नहीं है उसमें। आप क्या मेरी बहन की डायरी में सिर्फ आपके दिए गए जख्म नहीं रख्म, आपका इश्क क्या कम है? वो भी रख्म है। हाँ, वो आपसे इश्क करती थी। काश कोई देख लेता उस लम्हे अजलान शाह के चेहरे पर शदीद दुख के आसार पैदा हुए थे। शायद ये दर्द अजियत ताउम्र उसे महसूस करनी थी। नेहा का उसके लिए इश्क एक दर्द ही रहना था। वो आपके लिए, आपकी सच्ची खुशियों के लिए दुआ गो रहती थी। आपने तो मुझे पाने की कभी दुआ ही नहीं की। इस बात का इतराफ़ आपने खुद किया। तो फिर आपको पता है, मुझे और आपको मिलाने वाली भी वही है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी खुशियाँ मांगा करती थी अपनी हर दुआ में। अगर मैं आपको उसकी दुआओं से मिली हूँ तो उस दुआ को बद्दुआ नहीं बनाना चाहती। मैं भी इस आसाबी जंग से तंग आ गई हूँ अजलान शाह। सुमन का लहजा नम था, जिसका अंदाज हमेशा दबंग रहता था। आज वो रो रही थी उस इश्क पर, उसके होने पर। काश ये इश्क ना होता तो नेहा ये सब बर्दाश्त करती। ये इश्क ना होता तो अजलान शाह ये सब ना करता। अजलान से उसके आंसू बर्दाश्त से बाहर थे। मुझे माफ़ कर दो सुमन, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उसने अजलान ने दुखी लहजे में कहा। मैंने आपको माफ़ किया, नेहा के लिए, बच्चों के लिए, सुमन ने नरमी से कहा। और उसे अपने जिस्म से अनदेखा बोझ सरकता महसूस हुआ था उस लम्हे। मेरे पास देने के लिए बेपनाह इश्क है तुम्हारे लिए, जिसकी तुमको ज़रूरत नहीं। बताओ क्या करूं मैं? अजलान ने फिर से कहा, बेबसी के आलम में। अजलान ने फिर से शदीद बेबसी के आलम में कहा, तुम अपनी करो, मैं अपनी करती रहूंगी, समझे? सुमन इतना कहकर उठकर जाने लगी और वो हवन्नक बनकर उसे जाता देखता रह गया। उसने क्या कहा उसे समझ नहीं आया। वो उसके लफ्ज़ों पर गौर करता रहा। काफ़ी देर बाद उसे समझ आया वो क्या कहकर गई। इसका मतलब वो उसे बेपनाह इश्क करने की इजाज़त दे चुकी थी। अजलान को यकीन था कि बहुत जल्द वो उसे मनवा कर ही रहेगा अपनी मोहब्बत। सुमन के सोए जज्बात जगा कर रहेगा, पर अभी वक्त लगना था। अजलान वो वक्त उसे देने को तैयार था। इश्क मुस्कुराया था उस आशिक की सदा पर। अजलान के चेहरे पर नमूदार होती मुस्कुराहट
किसी से छुपी ना रही, जो हमेशा रहने वाली थी। अब आज पूरे 2 दिन बाद वो उसके कमरे में आया था। अभी वो नमाज़ पढ़कर फारिग ही हुई थी। अब हर वक्त उसका दुपट्टा नमाज स्टाइल में लिपटा होता था उसके चेहरे पर। वो बहुत बदल गई थी। वलीद शाह ने शिद्दत से महसूस की ये बात। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। वलीद शाह आते ही उसके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो महानूर, मेरी गलती थी। हालात इतने संगीन मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हुए। वो एतराफ़ करता चला गया। वलीद शाह उससे माफ़ी मांग रहा था, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर, घुटनों के बल बैठकर। महानूर ने उसे माफ़ी की नवीद दी और कहा कि गलती मेरी भी थी वलीद शाह, मेरी बुज़दिली और कमज़ोरी मुझे इस मोड़ तक लाई। अगर मेरे माफ़ करने से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना वलीद शाह। यहाँ जबकि यहाँ पर किसी की माफ़ी और तलाफ़ी की कोई गुंजाइश तो नहीं है। हम दोनों ही अपने अपने इश्क में नाकाम ठहरे। सब खत्म हो गया। हमने खुद इस इश्क को खुद पर ममनू किया, हमारे अपने गलत फ़ैसलों की वजह से। महानूर ठहर ठहर कर बोली, तुम माफ़ी मत मांगो महानूर, बस जो हुआ सो हुआ। क्या क्या क्यों कैसे रहने दो। बस मुझसे शादी कर लो। तुम कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ हो। हमेशा मेरी माँ, मेरा चाँद रहोगी। भूल जाओ सब कुछ जो हुआ। वलीद शाह ने शिद्दत से कहा, मुझे कुछ वक्त तो सोचने के लिए। इसका जवाब अभी मुमकिन नहीं। महानूर ने संभल कर कहा, अब वो कोई भी फैसला जज्बात में आकर हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे यकीन है कि फ़ैसला मेरे ही हक़ में होगा। वलीद शाह उठ खड़ा हुआ और उसे छोड़कर कमरे से चला गया। उस लम्हे उसे चंद दिन पहले वजदान मलिक से हुई मुलाकात याद आई, जब अजलान शाह उसे लेकर गया था वजदान मलिक के घर, जहाँ फ़ाइज़ का कमरा उसे दिखाया था वजदान ने। वो देखती रह गई सब कुछ। उसकी आंखें नम हुई ये सब देख। फ़ाइज़ मलिक उसे शिद्दत से याद आया था उस पर। फिर वजदान ने उसके आखिरी अल्फाज उसे सुनाए। महानूर ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी उससे, जिसके हाथों में गन थमाकर सुल्तान ने उसे मारा। वो जानता था उसकी गलती ना थी, फिर भी ये उसकी मासूमियत की इंतहा थी जो माफ़ी मांग रही थी। वो उसे माफ़ कर गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वजदान ने कहा, कितना यकीन था उसे मुझ पर। मुझे उसके यकीन पर यकीन है। क्या तुम्हें भी यकीन है उसके इश्क पर? और अगर यकीन है तो मुझ पर यकीन रखो। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं, वही मेरा सब कुछ था। महानूर देखती रह गई उस शख्स को जिसके चेहरे पर सिर्फ दर्द ही दर्द रकम था। अजलान शाह उठ गया, क्योंकि उसका यहाँ होना अब मुनासिब न था। मुझे पता है वो नहीं आएगा, पर मेरा दिल चाहता है मैं उसका इंतज़ार करूं और ये यकीन रखूं कि वो ज़रूर आएगा। ये सोचकर मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, उसकी नज़र से देखूं तुम्हें। शायद इस तरीके से सांसें गुजर जाएं, जो बोझ है मुझ पर वो कम हो सके। क्या तुम मुझे वो उम्मीद की किरण थमा सकती हो? मुझसे शादी करोगी? क्योंकि इस मकान में तभी तुम रह सकती हो, इसको घर बना सकती हो महानूर। मैं नहीं कहता मुझे तुमसे मोहब्बत है, या ये भी नहीं कहता कि मेरे पास बहुत मोहब्बत है तुम्हें देने को। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें इज़्ज़त, मान और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दे सकता हूँ। एक और ख़ूबसूरत रिश्ता है जो हमें जोड़ सकता है, और वो है एहसास का रिश्ता। वो बनाना चाहता हूँ तुमसे। वजदान कहता जा रहा था। वो हैरान थी कि खुद को बदनसीब कहने वाली लड़की को ऐसा शख्स अपनाना चाहता है। इससे ज़्यादा कुदरत उस पर क्या मेहरबान होगी। हाँ, उस पर कुदरत मेहरबान ही तो थी। वो उठकर वहाँ से चली आई बगैर कुछ कहे। पीछे से वजदान ने कहा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार आखिरी सांस तक करूँगा महानूर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ फ़ाइज़ और मेरी जॉब थे, और ये ज़िम्मेदारी मुझे फ़ाइज़ ने दी। वो उसकी बात सुनकर भी आगे बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त जवाब की पोजीशन में नहीं थी। अजलान शाह ने सब इख्तियारात उसे दिए थे। उसके बाद वो उससे मिलने आता था, चंद मिनट बैठकर वो चली जाती थी, और आज वलीद शाह ने वही करके उसे अजीब कशमकश में डाल दिया था। एक दिन बाद वो शाम के पहर हवेली के पिछले हिस्से में बैठी थी, जब वलीद उसके पास आकर बैठा और जवाब मांगा तो वो बोली, बहुत सोचने के बाद वलीद शाह, मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ कि ज़िंदगी मुझे फिर से मौका दे रही है, पर मैं एक बार की गलती दोबारा नहीं करना चाहूँगी। तुम मेरे लिए नहीं थे वलीद शाह, अब भी मेरे नसीब में नहीं हो। वो तड़प उठा था उसकी बात पर। ऐसा क्यों कह रही हो महानूर? तुम मेरी ज़िंदगी का चाँद हो महा, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं ताउम्र माफ़ी मांगता रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ वलीद, मुझे मजबूर ना करो वो कहने पर जो मैं नहीं कहना चाहती। मेरे इश्क का ज़रा भरम रहने दो। वो नज़रें चुरा कर बोली, ऐसा क्यों कह रही हो महा, प्लीज़ मेरे दर्द को समझो। वो कुर्ब से बोला, वलीद शाह, मैं हमेशा के लिए गांव से जा रही हूँ, सिर्फ कुछ पल फुप्पो के साथ गुजारने आई थी।
तुम्हें देखने आई थी, वो भी देख लिया। वो खूबसूरत पल गुजार लिए, अब हसरत नहीं रही, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो उसके करीब हुई और उसके कंधे पर अनदेखी धूल झाड़ने लगी अपने नर्म हाथों से। वलीद शाह का सांस रुक गया था उस लम्हे। वो बोली तो इतना, तुम्हारा दामन साफ ही अच्छा लगता है, इस पर गंदगी के ज़रा से छींटे भी अच्छे नहीं लगते। जिनसे उश्क हो उनकी इतनी तो परवाह रहती है ना वलीद शाह। वो देखता रह गया, जाने क्या था उसके अंदाज में कि वो कुछ कह ना सका। वो भी चली गई वहाँ से। वो उसे क्या बताती कि जिस फैसले को वो करने में दिक्कत महसूस कर रही थी, आज सुबह लम्हों में हो गया, जब वो मुलाजमा पर शदीद गुस्सा हो रहा था जिसके हाथ से चाय गिरी थी वलीद शाह से काफ़ी दूर फासले पर। शायद बमुश्किल एक आधा छींटा लगा वलीद के सफ़ेद लिबास पर। और जब वो गुस्से से बोला था मुलाजमा से, मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने, अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती, गुस्से से धाड़ रहा था वो। वहीं पास बैठी फुप्पो ने कहा, वलीद कोई दाग नहीं लगा तुम्हारी कमीज़ पर, फिक्र मत करो। फुप्पो, वो एक आध छींटा लगा है, और आपको पता है ना मुझे अपनी कमीज़ पर एक भी दाग पसंद नहीं, इसलिए बदलने जा रहा हूँ मैं ये ड्रेस। वो कहता उठ खड़ा हुआ। वो महानूर को देख नहीं सका, वो पिलर की आड़ में खड़ी थी, जबकि महानूर बगौर उसका चेहरा देख रही थी जिस पर तज़बज़ब और झुंझलाहट वाले तासुरात थे। और उसी लम्हे महानूर को उस कशमकश से निकाल गया था वो। अब उसे समझ आई क्यों उसे मुकम्मल खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वलीद शाह के प्रपोजल के बाद भी अपने अंदर के इस तरह का जवाब उसे अच्छी तरह मिल गया था। अब वो पुरसकून थी कि इश्क के भरम को उसने जिंदा रखा, यही काफ़ी था उसके लिए। सुना है उसने इश्क से तौबा कर ली। फिर वाकई कुछ घंटों बाद वो चली गई। अजलान शाह खुद आया था उसे लेने। वलीद शाह देखता रह गया था उसके मुतमईन चेहरे और अंदाज को। अजलान शाह उसे लेकर गाड़ी से उतरा। आज महानूर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि जो बात अजलान ने उसे समझाई थी वो अच्छी तरह समझ गई थी। महानूर मेरी बहन, एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया बहुत जालिम है उनके लिए जो मजलूम बनकर रहते हैं। ये दुनिया सिर्फ उनसे डरती है जो मजबूत बनकर सबका सामना करते हैं, और मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूँ। तुम अजलान शाह की बहन हो, यही हवाला है तुम्हारा। जब कोई लड़की का हवाला उसका शोहर होता है ना, तो उसका किरदार दुनिया के लिए सवाल बन जाता है एक मकाम पर आकर। पर जब एक लड़की का हवाला उसका भाई हो तो दुनिया उसका किरदार कम जज करती है, अगर वो मजबूत हो जाए तो फिर, वरना तो ये दुनिया ये समाज कहाँ जीने देता है। महानूर, जब हवाला ही भाई का है तो फिर डर कैसा। ना सिर्फ तुम इस घर में महफूज हो, बल्कि घर के बाहर भी तुम महफूज हो और रहोगी। उसे अजलान शाह की कही बात अच्छी तरह समझ आ गई। अब बस खुद को मजबूत बनाना था। भाई, जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा करूँगी, महानूर बोली थी। सिर्फ आसाबी तौर पर मजबूत नहीं, मुझे जिस्मानी तौर पर भी मजबूत नजर आओ। अजलान शाह ने अज़्म से कहा, जी भाई, आज का दिन आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, समझी। वह उस बात में सर हिलाती मुस्कुराई। अब दोनों मुस्कुरा रहे थे। आज वजदान मलिक को अवार्ड मिल रहा था। ये उस तकरीब का दूसरा अवार्ड था, क्योंकि पहला अवार्ड अजलान शाह ने वसूल किया था प्रमोशन के साथ। यह अवार्ड अजलान और सुमन ने एक साथ वसूल किया था। जबकि अब वजदान मलिक का अवार्ड और प्रमोशन अनाउंस हुई तो वो उठा। मुस्कुरा कर साथ उसने हाथ बढ़ाया जिस पर उसकी अहलिया महानूर वजदान ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। ये सब लाइव नशर हो रहा था टीवी पर। वलीद शाह देखता रह गया। स्कार्फ पहने वो वजदान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दोनों के चेहरों पर खुशी थी, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। अवार्ड वसूल करके दोनों नीचे उतरे। कुछ देर बाद कैमरामैन ने लाइव लोकेशन का एक और दिलकश मंजर कैमरे में महफूज किया, जब महानूर वजदान कॉलर के पास से अनदेखी धूल झाड़ रही थी। ये महानूर का मासूम अंदाज था, मोहब्बत का। वलीद शाह जानता था उसकी आंखों में नमी आई थी उस लम्हे, जिस पर वजदान उसका हाथ थाम गया और होंठों से टच करके हाथ में हाथ दबा गया। इश्क मुस्कुरा रहा था उन दोनों के बीच। अब वलीद शाह उठ गया था टीवी के आगे से। उसने भी शादी कर ली थी। खुदा ने बेटा देकर उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुकम्मल कर ली। कोई गौर करता तो जान पाता कि वो कितना अधूरा था अंदर से। वो नमी साफ करते खुद से बोला, उस दिन जो तुमने नहीं कहा उसकी आहट में पा गया था महानूर। ये दिल तुम्हारा ताउम्र शुक्रगुजार रहेगा। तुमने उस इश्क का भरम रहने दिया जो मुझे करना ही ना आया। महानूर, वाकई मैं समझ चुका हूँ। उस दिन की अनकही बात का राज पा गया हूँ मैं। ऐ इश्क, तेरा शुक्रिया जिसने मुझे मेरी नज़रों में गिरने की बजाय मेरा मान रखा, मुझे सुरखरू रहने दिया।
महानूर, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो अपनी कमीज़ पर एक दाग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर ताउम्र तुम्हें कैसे वो इज्जत दे पाता। निकाह के बाद जो तुम्हारा हक, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। तुम मेरे अंदर का वो राज पा गई जिससे मैं खुद भी आशना ना था। ये इश्क नहीं तो और क्या है महानूर? हाँ, ये तुम्हारा इश्क ही है जिसने मुझे बगैर कहे छोड़ना मंजूर किया। तुम चाहती तो मेरी खुदगर्जी, मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मार के चली आती। तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास मौका था, तुम चाहती तो कर सकती थी। मेरे मुंह पर सब कहकर मुझे मेरी नज़रों में गिरा सकती थी। जानती हो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम मुझसे सच्चा इश्क करती थी, इसलिए तुमने मेरा मान रख लिया। कुछ ना कहकर तुम जीत गई और मैं हार गया। हाँ, तुम हार कर भी जीत गई हो और मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ। तुम वाकई अपने इश्क में मुकम्मल हो। मैं तो एक माँ की उसमें शिराकत बर्दाश्त ना कर सका और खुद पर तुमको ममनू कर बैठ। तुम्हारे लौटने के बाद भी तुम्हें अपनाना सिर्फ इसलिए चाहता था कि अपना एहसास जुर्म कम कर सकूं, जो निकाह के बाद कम हो जाता और दोबारा मैं अपनी कमजोरी पर लौट आता। और वो मरहला मुश्किल तरीन होता तुम्हारे लिए और मेरे अपने लिए भी। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया महानूर, मुझे फ़ख्र है तुम पर। वो खलाओं में घूरता रह गया। एक आंसू टूट कर गिरा था वलीद शाह की आंखों से, बेबसी और दुख अजियत से भरा। इश्क अपनी जगह ढूंढता रह गया जिसका वजूद न था यहाँ पर। हमेशा की तरह वो नाकाम लौट गया उसके कूचे थे। जिसने सबसे ज़्यादा इश्क का दावा किया था कभी। इश्क कम ज़र्फ़ लोगों पर हमेशा ही ममनू रहता है। बिल्कुल सच है ये बात।